हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 5 यानी सामाजिक अध्ययन है। आज उसकी चैप्टर 5 की क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने आपके समावेशी का सिलेबस और शैक्षिक मूल्यांकन का सिलेबस बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब हम सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष। चैप्टर 4 में हमने ये पढ़ा था कि भारत में किस तरीके से यूरोप के लोगों का आगमन हुआ था। आपके पुर्तगाली कैसे आए, अंग्रेज कैसे आए, है ना, डच कैसे समुद्री मार्ग खोजा गया, तो सब स्टोरी हमने वहां पे पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि भारत में अपना सत्ता जमाने के लिए यूरोपियों में कितनी संघर्ष हुई। ठीक, ये चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उपनिवेश राज्य क्या है और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होता है। तो समझते हुए चलेंगे। जब एक देश के लोग दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपका ये देश है और ये एक देश है, दो देश हुआ। ठीक है, पहला देश मान लीजिए इंग्लैंड है और दूसरा देश मान लेते हैं हमारा भारत है। जैसे ये आपका देश इंग्लैंड है, जब ये हमारे भारत पे अपना पूरा तरीके से वर्चस्व स्थापित कर लिया, तो ये जो हमारा भारत है ना, ये आपके इंग्लैंड का उपनिवेश राज्य बन गया। ठीक है, आपका जो ये पहला राज्य है यानी पहला जो देश है, वो दूसरे राज्य की सर्वे सर्वा मुख्य देश बन जाता है। और आपका जो मुख्य देश है, आपका जो मुख्य देश है यानी जो पहला देश है, ठीक है, मुख्य देश देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग हित में करता है, जिससे मुख्य देश यानी पहला देश उन्नति करता चला जाता है और जबकि उपनिवेश अवनति की ओर जाने लगता है। कहने का मतलब ये है, आपके दो देश है, तो जो पहला देश है, ठीक, वो अगर दूसरे देश पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है यानी उसपे अपना पूरा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा अधिकार जमा लेता है, तो जो आपका दूसरा वाला देश है वही आपका पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो मुख्य देश यानी जो पहला देश है, वो उपनिवेश राज्य यानी जो आपका दूसरा देश है, उसमें जो भी आपके संसाधन है यानी जो भी वहां पे चीजें हैं, उसको वो अपने अपने यूज के लिए उसको मतलब अपने हित के लिए वो यूज करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, आपका जो मुख्य देश यानी जो पहला देश है वो उन्नति करता है यानी प्रोग्रेस करता हुआ चला जाता है। लेकिन आपका जो जबकि दूसरा यानी उपनिवेश है, उपनिवेश राज्य है आपका, वो अवनत की ओर यानी वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता, फिर वह डी मोटिवेट कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वो फिर नीचे चला जाता है। ठीक, एक देश तो उठ रहा है और एक देश नीचे गिरता हुआ चला जा रहा है। तो सेम ये हमारे भारत के साथ हुआ था। जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने हमारे भारत पे पूरा वर्चस्व जमा लिया था, इसलिए भारत हमारा उपनिवेश राज्य बन गया। और फिर हमारे भारत के जो भी संसाधन थे, अंग्रेज ने उन्हें अपने हित के लिए प्रयोग किया और यहाँ की जितने भी चीजें थी उनका व्यापार किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, आपके मुख्य देश यानी आपका जो इंग्लैंड है, वो प्रोग्रेस करता हुआ चला गया और हमारा भारत जो है वो अवनति की ओर जाने लगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया बनाया ये क्वेश्चन है कि जो हमारा भारत है उसको जो है अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया। ठीक, तो देखते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा आदि सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहते थे और भारत में बना कपड़ा यूरोप में बेचकर माला माल होते रहे। भारत में कई फसलें उगाकर दूसरे देशों को महंगे दामों में बेचते थे, जैसे आपकी नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा। कहने का मतलब ये है कि हमारा भारत जो है वो आप सभी को पता है कि यहाँ पे कृषि बहुत कृषि प्रधान देश कहा जाता है हर एक क्षेत्र में। ठीक है, आपका चाहे कोई संसाधन हो गए, चाहे वो मसाले के खेत मसाला हो गया है ना, चाहे आपकी फसल हो गई, तो हर चीज हमारे भारत में बहुत ही अच्छा
अच्छे रूप में या अच्छे लेवल पे कह सकते हैं कि तैयार किया जाता था। तो इसको क्या किया आपके अंग्रेजों ने, इसका फायदा उठाया। ठीक है, हमारे भारत से वो कच्चे माल ले जाते थे और अपने यहाँ वो बनाते थे। ठीक, और वहां पे जो सस्ता, मतलब जो डिफेक्टेड हो जाता था, जो सस्ता चीजें होता था, वो हमारे भारत में ले आके इसको हाई फाई प्राइस पे वो बेचते थे। ठीक, और जो हमारे भारत में बुना हुआ कपड़ा रहता था, हाथों से जो बुनाई होती थी, कढ़ाई होती थी, शिल्पकारी वाली जो कपड़े बनाए जाते थे, उसको वो ले जाके अपने यूरोप में बेचते थे अच्छे दामों पे, जिससे वो माला माल होते रहे। ठीक, भारत में अलग अलग जो फसलें होती थी, उनको उगाकर वो दूसरे देशों में महंगे दामों पे बेचते थे। ठीक है, और उपनिवेश राज्य इसीलिए बनाया क्योंकि हमारे भारत में हर एक संसाधन की बहुत ही भारी मात्रा में पैदावार थी। ठीक है, जिस वजह से इन्होंने, अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य भारत को बनाया। ठीक, चलिए अब आगे हम देखेंगे भारत में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कारण। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भारत और भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक के, जिसके कारण क्या हुआ था, फिर फ्रांसीसियों ने आपके संधि कर लिया और फिर वापस चले गए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का वर्चस्व था। ठीक, तो यहाँ पे बस स्टोरी सुन लीजिएगा। 3 चीज मुख्य है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ, तृतीय युद्ध कब हुआ, यही क्वेश्चन जो पूछता है। और यही पूछता है कि कर्नाटक का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो आपके अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। ठीक, आपके ये स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इतना एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता है। देखते हैं भारत में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कारण। तो आगे देखते हुए चलते हैं। भारत में अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए अंग्रेज व फ्रांसीसी दोनों ही शक्तियां प्रयासरत थी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों जो है क्या कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है आपका, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुगल उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसे में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी दोनों को ही व्यापार के साथ भारत की राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल उत्तराधिकारी में कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा उत्तराधिकारी नहीं था कि मुगल शासन को मतलब चला सके। ठीक, तो ऐसे में क्या हुआ आपका, अंग्रेज और आपके फ्रांस के जो लोग थे, ठीक, अंग्रेज और जो फ्रांस के लोग थे, वो दोनों जो है भारत में व्यापार करने के लिए क्या करिए, हस्तक्षेप करने लगे। व्यापार तो वो करते ही थे, जब उनको ये पता चल गया कि अब जो है भारत में या उत्तराधिकारी नहीं है या यहाँ पे इस एरिया में अब कोई स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने व्यापार तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ वो राजनीतिक स्थिति में वो हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, अगला है आपका, व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए दोनों में आपस में संघर्ष होने लगा। यानी व्यापार पे एकाधिकार, व्यापार में अपना एक लोगों का अधिकार करने के लिए दोनों में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। अंग्रेज ने सोचा कि हम अपना अधिकार कर ले और फ्रांसीसी ने सोचा कि हम अपना अधिकार कर ले। इस वजह से दोनों के बीच में संघर्ष होने लगे। ठीक है, अगला है आपका, दक्षिण भारत के शासक अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के हाथों की कठपुतली बन गए। ऐसे में 3 कर्नाटक युद्ध हुए जिसमें दोनों ने भाग लिया। देखते हैं, आपके दक्षिण भारत के शासक जो थे, यानी आपके जो दक्षिण भारत के शासक थे, वो बिल्कुल आपके निल हो गए, जिसका फायदा आपके अंग्रेज और फ्रांसीसी ने उठाया। और आपके दक्षिण भारत के शासक जो है आपके अंग्रेज और फ्रांसीसी के हाथों हाथों की कठपुतली बन गई, यानी वो जैसा कहते थे वो वैसा करते थे। ठीक, तो इसी बीच में कर्नाटक के युद्ध हुए जिसमें दोनों ने भाग लिया, यानी आपके जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ने भाग लिया। ठीक है, तो देखते हैं 1746 से आपका 48 तक आपका कर्नाटक का प्रथम प्रथम युद्ध चला था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी एक्स लास पर संधि हुई थी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस देखते हुए चलते हैं। तो जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध था 1749 से 54 तक चला। हैदराबाद कर्नाटक के उत्तराधिकारी। इस आपके युद्ध के दौरान पौंडीचेरी की संधि हुई थी। ठीक है, तीसरा जो है आपका 1756 से चला 63 तक।
तो ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, इसमें आपके पेरिस की संधि हुई थी। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे आपके कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक, चलिए देखते हैं। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1740 ईस्वी में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। तो भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपकी यूरोप देश में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध होने लगा। ठीक, तो वहां का असर हमारे भारत में भी पड़ा। भारत में भी आपके अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, तो यहाँ भारत में जो आपके अंग्रेज और फ्रांसीसी रह रहे थे उनके बीच युद्ध शुरू हो गया। ठीक, मद्रास में अंग्रेज कब्जा किए हैं, उनका गवर्नर निकोलस मार्स, और पौंडीचेरी में फ्रांस कब्जा किए हैं, उनका गवर्नर डुप्ले था। यानी आपके जो अंग्रेज थे उनका जो था जगह वो मद्रास में कब्जा किए थे, और उस समय गवर्नर आपके निकोलस मार्स थे, और पौंडीचेरी पे आपके फ्रांस का कब्जा था। जो आपका उस समय फ्रांस का गवर्नर था वो डुप्ले था। ठीक, फ्रांसीसियों ने मद्रास पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। भारत में दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष चल ही रहा था कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक्स लास पैल की संधि 1748 में हो गई, जिसके कारण भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच संधि हो गई और अंग्रेजों का मद्रास फिर से मिल गया। कहने का मतलब ये है कि आपके यूरोप में, ठीक है, यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हो ही रहा था, तो उसका असर हमारे भारत पे पड़ा। तो भारत में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के लोग थे उनके बीच में भी युद्ध शुरू हो गया। तो आपके जो अंग्रेज थे उनका गवर्नर आपके उस समय निकोलस मार्स थे, जो कि मद्रास में अंग्रेज का कब्जा था, और पौंडीचेरी में फ्रांस का कब्जा था, और उस समय फ्रांस का जो गवर्नर था वो डुप्ले था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने क्या किया कि आपके मद्रास पे, यानी जो अंग्रेज जहां पे उनका कब्जा वाला स्थान था उस पे आक्रमण कर दिया और उस मद्रास पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक, बहुत समय तक आपके दोनों कंपनियों में, यानी आपके अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष होता रहा। फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक संधि हो जाती है, जो कि 1748 में होती है, एक्स लास वैल की संधि। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों कंपनियों के बीच में संधि हुई और दोनों ने फिर आपका व्यापार किया, और जो आपके अंग्रेज का मद्रास जिन्होंने ये आपके फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था उनको उन्होंने फिर से दे दिया। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। तो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध है उसमें देखेंगे 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां की मृत्यु हो गई। अब ये कर्नाटक युद्ध हैदराबाद की बात चल रही है कि 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां की मृत्यु हो गई। के पुत्र नासिर जंग निजाम बना, परंतु उनका पौत्र मुजफ्फर जंग स्वयं निजाम बनना चाहता था। कहने का मतलब ये है कि आपके हैदराबाद के जो निजाम थे आसफ जाह, उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके पुत्र जो आपके नासिर जंग थे उनका निजाम बनना था। ठीक, लेकिन उस समय क्या था, उनके जो पौत्र थे यानी उनका जो आपका पोता कह सकते हैं मुजफ्फर जंग, वह स्वयं निजाम बनना चाहता था। निजाम क्या है कि जिस तरीके से शासक होते हैं उसी तरीके से आपके निजाम होते हैं। तो क्या हुआ कि ऐसे में दोनों में उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया, उत्तराधिकारी के लिए दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। तो इसी समय कर्नाटक में भी राज सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। तो आपके चांदा साहब जी थे, तो उन्होंने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हटाकर स्वयं नवाब बनना चाहते थे। ठीक, मुजफ्फर जंग और चांद साहब ने दोनों ही डुप्ले फ्रांसीसियों से सैनिक सहायता मांगी। कहने का मतलब ये है आपके उधर तो आपके नासिर जंग को बनाना चाहते थे, लेकिन उनका जो पुत्र था यानी पोता जो था वो स्वयं निजाम बनना चाहता था, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि दोनों में संघर्ष हुआ। तो इसी टाइम पे क्या हुआ कि आपके कर्नाटक में राज सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। तो आपके एक चांद साहब थे, उन्होंने भी क्या किया कि आपके नवाब एक थे अनवरुद्दीन, उनको हटाकर स्वयं नवाब बनना चाहते थे। देखिए इसमें आप उलझिएगा नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में हिस्ट्री नहीं लिखनी है। आपको बस इतना जानना है, स्टोरी के फॉर्म में समझ लीजिए। आपको बस यही पूछेगा कर्नाटक का तीनों युद्ध, और तीनों युद्ध के टाइम पे कौन कौन सा संधि हुआ था, तो इसको बस आप स्टोरी की तरह सुनते जाइए।
चांद साहब दोनों ने ही डुप्ले फ्रांसीसियों से सैनिक सहायता मांगी। आपके जो चांद साहब थे वो उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, तो उन्होंने फ्रांसीसी की आपकी सैनिक सहायता मांगी। ठीक, तो आपके जो फ्रांसीसी उसमें जो डुप्ले थे, फ्रांसीसी प्रभुत्व बढ़ाने के उद्देश्य से हाँ कर दी। उन्होंने सोचा हम हाँ कर देंगे तो हमारा जो प्रभुत्व है, प्रभाव है, वो बढ़ जाएगा। तो तीनों सेनाओं ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। अनवरुद्दीन पराजित हुआ और मारा गया। अब चांद साहब कर्नाटक का नवाब बना। 1750 ईस्वी में हैदराबाद में मुजफ्फर जंग में नासिर जंग की हत्या कर दी गई और मुजफ्फर जंग निजाम बन गया। चांद साहब ने त्रिचन्नापली में अनवरुद्दीन के पुत्र मुहम्मद अली को घेर रखा था, परंतु कुछ समय बाद अंग्रेजों की मदद से अली ने चांद साहब की हत्या कर दी और 1752 ईस्वी में मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। 1755 ईस्वी में दोनों कंपनियों के बीच पौंडीचेरी की संधि हो गई। यही बस आपका मेन है, आपका कर्नाटक का द्वितीय युद्ध मेन है और इसमें आपका द्वितीय युद्ध के बीच में आपका जो पौंडीचेरी की संधि हुई ये इंपॉर्टेंट है। संधि में शर्तें तय की गई कि भविष्य में वे देशीय राजाओं के आपसी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही संधि हुआ कि भविष्य में कोई भी आपका जो देशीय राजा है वो आपस के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक, अब देख लेते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो 1756 ईस्वी में जैसे ही यूरोप में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ, यानी आपके 1756 में यूरोप में आपके अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध जब शुरू हुआ, तो भारत में इनके मध्य लड़ाई छिड़ गई। अगेन वही हुआ। तो फ्रांसीसी सेनापति आपके लैली 1758 में पौंडीचेरी पहुंचे और अंग्रेजों के सेंट डेविड दुर्ग पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। आपके जो उस समय के फ्रांसीसी सेनापति लैली जो है वो क्या किए कि अंग्रेजों के जगह पे पहुंचे और आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन 1763 ईस्वी में हुई संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को बस्तियां वापस कर दी। यानी फिर आपकी एक संधि होती है उसमें जो है आपके फ्रांसीसियों ने जो कब्जा किया था वो अंग्रेजों को वापस कर दिए। दक्षिण भारत के युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के संघर्ष का अंत हुआ। उसके बाद क्या होता है, आपके फ्रांसीसी जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो संघर्ष था वो खत्म हो जाता है। आपके फ्रांसीसी वापस चले जाते हैं और अंग्रेज का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ये आपकी स्टोरी है। स्टोरी में ज़्यादा उलझना नहीं है, बस आपको तीन चीजें याद कर रखना है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध और कौन कौन सी संधि हुई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं फ्रांसीसियों की असफलता का कारण। तो पहला कारण ये है कि कंपनी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। आपके जो फ्रांसीसी के लोग थे उनकी जो कंपनी थी उसकी आर्थिक दशा यानी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनके पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं था। ठीक, अगला है कर्मचारी कंपनी के कार्य में रुचि नहीं लेते थे। अब आपके जो कंपनी के लोग हैं अगर वो उस कार्य में कर्मचारी अगर कार्य में रुचि नहीं लेंगे तो कंपनी क्या होगी, डूब ही जाएगी। तो वही प्रोसेस हुआ वहां पे भी, क्या कि जो फ्रांसीसी के कर्मचारी थे वो अपनी कंपनी के कार्य में रुचि नहीं ले रहे थे। ठीक, अगला है फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी और फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों में सही से ध्यान नहीं देती थी। आपकी जो फ्रांसीसी की कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी और उस टाइम पे जो फ्रांस की सरकार थी वो कंपनी के मामलों में सही से यानी ध्यान वो नहीं देती थी। ठीक, चलिए आगे हम देखेंगे प्लासी का युद्ध। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और किनके बीच में हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक, एग्जाम में पूछता है बहुविकल्पी में भी और अतिलघु में। फिर से समझिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसकी स्टोरी समझिएगा। सिराजुद्दौला का जो एक सेनापति था मीर जाफर, उसने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया, जिस वजह से आपके सिराजुद्दौला जो है वो आपके युद्ध में पराजित हो गए। उसके बाद अंग्रेजों ने
मीर जाफर जो था सेनापति, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। फिर बाद की स्टोरी ये है कि मीर जाफर को भी वो लोग आपके अंग्रेज फिर बाद में इनका भी काम तमाम कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्लासी की लड़ाई में मोहन लाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। यही चीज मैंने अभी आपको पीछे बताया था। चलिए, तो ये आपका मेन यही है कि आपका जो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था, किनके बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय आपके अंग्रेज का गवर्नर कौन था, क्वेश्चन यही से बनता है। ठीक, अब दूसरा हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। तो आपका जो बक्सर का युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक, आपका बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, ठीक, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। यानी अंग्रेजों के बीच में हुआ था। आपका एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ आपके तीन मतलब कि तीन सम्राट थे। एक मीर कासिम, ठीक, आपके अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। आपके दो टीम थी, यानी आपके अंग्रेज के बीच में, और ये तीनों एक तरफ थी। इनके बीच में आपके बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी आपके अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। यानी अंग्रेज इसमें जो आपके अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि आपका 1765 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। ठीक है, अब इस संधि का निम्न शर्त क्या था वो हम देखेंगे। तो पहला शर्त ये था कि शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आपका इलाहाबाद का संधि हुआ तो उसमें आपका जो शाह आलम द्वितीय थे, ठीक, उनको अंग्रेजों ने क्या किया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे क्या करते थे कि वहां के प्रांत से भू राजस्व वसूल करके वो अधिकारी को देते थे। ठीक, अगला है आपका नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दे दिया। आपकी जब इलाहाबाद की संधि हुई तो वो नवाबों को कंपनी, जो नवाबों की कंपनी थी, उनको 50 लाख रुपए उन्होंने युद्ध के हर्जाने के लिए दे दिया। ठीक, अगला है आपका मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। आप इन्होंने अंग्रेजों ने सबको इतना चीज पहले दे के उनको बिल्कुल से अपंग कर दिया। यानी उन्होंने जब संधि की तो हम आपको इतना पैसा देंगे, आपको इतना पैसा दे देंगे, और उसके बदले उन्होंने सब कुछ हथिया लिया। ठीक, अगला है आपका मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल नवाब एवं क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना होगा। ठीक, जब मराठों का आक्रमण होगा तो उस स्थिति में उन्होंने कहा कि बंगाल के जो नवाब है उन्हें जो है पारस्परिक सहयोग करना पड़ेगा। ठीक, अगला है आपका मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बन गए। उसके बाद उसके पुत्र को भी पेंशन रद्द हो गई। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या-क्या चीजें महत्वपूर्ण थी। तो पहला है आपका चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। यानी जो आपके टैक्स लगते थे ना रोडों पे, उसमें छूट बोल दिया उन्होंने कि हमें छूट मिले। उससे क्या हुआ कि वो जब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे तो क्या होता था कि पैसे उनके बचते थे और उनका सामान जो है वो दूसरों से सस्ता हो जाता था। अगला है आपका जब टैक्स नहीं लगेगा तो वो सामान विदाउट टैक्स के बेचेंगे तो सामान क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक, व्यापार में मनमानी करने लगे। अगला है आपका भारतीयों की अपना सामान सस्ता बेचना व कंपनियों का माल महंगा खरीदना। यानी जो भारत के लोग जो सामान देते थे उनको सस्ते में बेचते थे और वो जो अपनी कंपनी का माल था उनको वो महंगे में देते थे। ठीक, बंदरगाहों के पास किले बंदी करना। अगला है आपका
अंग्रेज भारत के राजाओं व नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। अंग्रेज जो थे आपके, अब वो भारत के राजा को हटा दिए, नवाब को हटा के वो खुद क्या करने लगे, शासन करने लगे। ठीक, अब आगे देखते हैं बक्सर के युद्ध क्या महत्व क्या था। तो पहला है आपका, युद्ध के बाद अंग्रेजों का न केवल बंगाल और बिहार पर अधिकार हो गया बल्कि दिल्ली तक मार्ग खुल गया। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद अंग्रेज जो है सिर्फ बंगाल और बिहार पर ही उनका अधिकार नहीं रहा बल्कि वो दिल्ली तक भी वो चले गए। ठीक, अगला है आपका, इस युद्ध में अंग्रेज ने उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली नवाब को हराया था और अंग्रेज के लिए यह जीत राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। यानी जब आपके बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय अंग्रेज ने उत्तर भारत के जो सबसे शक्तिशाली नवाब था उसको हरा दिया, जिससे क्या हुआ कि वह राजनीतिक दृष्टि से उसके लिए यह जीत महत्वपूर्ण होगी। जब सभी राजा आपके हार गए तो क्या हुआ कि वह आसानी से राज्य कर सकता था। ठीक, अगला है आपका, युद्ध के बाद बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी। आई बात समझ में। तो आपका चैप्टर 5 फिनिश हुआ। ज्यादा इसमें कहानी ही है, मेन युद्ध है कि कब कौन सा युद्ध हुआ, किनके बीच हुआ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। थैंक यू।